एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम इतिहास का हम लोग जो चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, उसका हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज हमारा तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट में शुरू करते हैं। फ्रांस में क्रांति में सैनिकों का भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो फ्रांस के जो सैनिक थे उन्होंने भी क्या किया था कि राजा के खिलाफ विरोध करना शुरू किया था। उसका कारण क्या था? कहता है सैनिकों का असंतोष। जो सैनिक क्या, जो फ्रांस में जो साधारण सैनिक थे क्या थे, जो उच्च पद के जो निम्न पद के सैनिक थे, उनमें अधिकांश जो सैनिक थे वो क्या थे, किसान वर्ग से आते थे। और किसान वर्ग से सैनिक जब आ रहे थे तो उनको क्या था कि उनको सही से वेतन नहीं मिल पा रहा था। अगर एक सेना अगर देश के लिए लड़ता है और वो साधारणतः सा क्या चाहेगा कि जो सेना अपनी जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पे खड़ा है, अगर उसे सही से भोजन न मिले, वस्त्र न मिले, पैसा न मिले, तो वह सैनिक अपना ही राजा के खिलाफ उठ खड़ा होना क्या है, लाजमी होता है। तो जो फ्रांस की जो सेना भी थी इन्हीं बातों से क्या थी, ग्रसित थी। ना उन्हें सही से पैसा मिलता था, न उन्हें वेतन मिल पा रहा था, ना ही उनके भोजन का उपलब्धता हो रहा था, और ना ही वस्त्र का। इस कारण क्या था कि वह राजा के विरोध हो जाते। दूसरा कारण एक और चीज़ है कि क्या है कि जो खास कर क्या है, जो सैनिक थे वो सब खास कर क्या थे, किसान वर्ग थे। उनकी मेहनत को देखते हुए राजा क्या था कि उच्च पद, सेना में जो उच्च पद होता है वह उन्हें नहीं देता था, बल्कि क्या करता था कि वह कुलीन वर्ग से आए व्यक्तियों को ही क्या करता था कि ऊंचा पद उनको देता था। तो यही बात हमने इनमें लिखा है। पहला कहा है सैनिकों का असंतोष। कहता है फ्रांस के अधिकांश सैनिक क्या थे, किसान वर्ग से वर्ग के थे। वे सभी सैनिक की व्यवस्था से नाखुश थे। क्या, जो सैनिक की जो व्यवस्था की जाती थी उनकी देखरेख, उससे क्या थे, नाखुश थे। क्योंकि उन्हें न तो समय पर वेतन मिलता था और न ही उनके भोजन वस्त्र का भी क्या था, राजा के द्वारा क्या है, वस्त्र का प्रबंधन राजा के द्वारा किया जाता था। मतलब राजा क्या है, उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दूसरा रीजन था, कहता है कि किसान जो सैनिक में थे, क्या है, किसान जो सैनिक में थे इस बात से भी दुखी थे कि राजा सैनिक के उच्च पद, क्या है, जो ऊंचा पद होते हैं केवल कुलीन वर्ग के व्यक्ति को देता था। इसलिए अधिकांश सैनिक राजा के क्या होते हैं, राजा के खिलाफ हो जाते हैं। इनको नोट कर लेंगे। अगला हम पढ़ेंगे बौद्धिक कारण। अब देखिए, एक बार सभी छात्रों को एक बार हिदायत दे रहा हूँ, खासकर 9th के भी हैं उनके लिए। ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसके वीडियो के नीचे आपका कमेंट आना निहायत ज़रूरी है। अगर आपका कमेंट नहीं आएगा तो मैं कल से आपको वीडियो देना बंद कर दूंगा। याद रहे कि अपने कमेंट के नीचे अपना रोल ज़रूर लिखिए। अगर किसी प्रकार का समस्या है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए, नहीं तो मैं वीडियो देना आपको बंद कर दूँगा। फ्रांस में क्या था कि फ्रांस के क्रांति में जितना योगदान वहाँ के सैनिकों का था, उनके आम नागरिक का था, या राजा का था, ये मतलब राजा के जो दुष्परिणाम थे उनका था, उतना ही योगदान वहाँ के क्रांति लाने में किनका था, तो बौद्धिक लोगों का। बौद्धिक पता क्या था, जो पढ़े लिखे लोग थे उनका भी योगदान क्या है कि फ्रांस की क्रांति में उनका योगदान क्या है, सर्वोपरि माना गया है। फ्रांस में कुछ दार्शनिक थे, लेखक थे, विचारक थे। इन्होंने अपने रचना के माध्यम से क्या, अपनी रचना के माध्यम से पूरे देश में राजा के विरुद्ध क्या है, क्रांति का जो ज्वाला था, जो विस्फोट था, उसको उन्होंने क्या किया था, तैयार किया था। वो क्या चीज़ के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का आप नाम सुने होंगे भारत में, कि वो अपनी रचना से क्या है कि अपनी रचना से ही क्या करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात को वो कहते थे। वो कोई लड़ाई में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद क्या है कि देश में क्रांति का लहर दौड़ गया था। उसी प्रकार क्या है, फ्रांस में भी कहते कुछ दार्शनिक है, उनमें अपनी रचनाओं से उन्होंने क्या किया था कि पूरे फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ाई थी, जिसमें किनका नाम मास्टिंगवस है, वाल्तेयर है और रूसो क्या है, प्रमुख। इन सभी में रूसो का नाम क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से लिया जाता है। इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं मास्टिंगवस के बारे में। कहता है इनका जो जन्म था क्या है, इनका जो जन्म था 1689 में कुलीन वर्ग में था। याद रहे इनका इंपॉर्टेंट क्यों है कि इनका जो जन्म था वो क्या था, कुलीन वर्ग में हुआ था। कहता है इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से राज्य और किसका, राज्य एवं चर्च का, सोचिए उस समय में चर्च का विरोध किए थे। मतलब सोचिए कि अभी के समय में कोई मंदिर का विरोध करे तो उसका किस तरह से अपमान किया जाएगा। तो उस समय यह जो व्यक्ति हैं उन्होंने किसका अपमान किया, मतलब उनको कटी आलोचना की थी। तो राज्य और चर्च की कटु आलोचना की थी। वो भी कैसे, वो भी जब कुलीन वर्ग से इनका क्या है, कुलीन वर्ग से यह नाता रखते थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं क्या है, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कहता है पर्शियन लेटर्स है और द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसकी क्या है, जो कब प्रकाशित था
तो 1700 क्या है 1748 में, याद रखिएगा कहीं को पूछ दे द स्पिरिट ऑफ लॉज कब प्रकाशित था, तो 1748 में। तो इसको क्या है कि यह छापा कब गया था, कहता है इसमें चर्च और राज्य क्या की गई थी, कटु आलोचना की गई थी। इनका जो नाम है मिस्टीरियस, इनका एक योगदान क्या चीज के रूप में, इनका मानना था क्या है, इनका मानना था कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्या है, शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या उसका बंटवारा होना चाहिए। जैसे फ्रांस में क्या था कि राजा के पास ये न्यायपालिका था, प्रशासन था, एवं सब चीज क्या था राजा के पास था। उसका मानना था कि राजा के पास क्या है ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि उसका अलग अलग बिखराव हो। जैसे शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत को क्या था अमेरिका ने अपनाया, फिर इंग्लैंड ने अपनाया, और आज भी भारत में हम क्या है इन्हीं के सिद्धांत को अपनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। उनका यही कहना था कि जो शक्ति क्या है, जो शक्तियों का बंटवारा वो क्या होना चाहिए, एकदम से अलग अलग होना चाहिए। तो इन्होंने जो शक्ति के पृथ्वीकरण के जो सिद्धांत है इन्होंने ही दिया था। तो इसको नोट कर लेंगे कि यह क्या है, तो इनका जन्म याद रखना चाहिए आपको। द स्पिरिट ऑफ लॉज कब प्रकाशित हुआ था ये, और ये क्या थे कुलीन वर्ग से थे, और इन्होंने क्या किया था कि राज्य एवं चर्च की आलोचना की थी, और पृथ्वीकरण का क्या दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था। नोट कर लेंगे इसको। अब अगला है वोल्टेयर, क्या है, वोल्टेयर है। वोल्टेयर भी क्या था कि एक प्रकार का क्या लेखक ही था। इसकी अपनी रचना ने भी इसने क्या किया था कि फ्रांस के राज्य एवं चर्च की कटु आलोचना की थी। लेकिन इसका क्या था कि इसने क्या है कि निरंकुश राजतंत्र का यह क्या था, समर्थक था, कठोर समर्थक था। मतलब क्या है कि यह चाहता था कि राजा ऐसा राजा हो जो अपनी तीव्र इच्छा से क्या है, मतलब अपनी इच्छा से शासन चलाए। कि मतलब क्या है कि 100 चूहों की, इसका कथन था कि 100 चूहों की अपेक्षा राजा का स्तर कैसा चाहिए, एक शेर के समान होना चाहिए, जो क्या निरंकुशता के द्वारा क्या करे, पूरे देश पर शासन करता, मतलब क्या है कठोरता के रूप में वो क्या करे, शासन करता हो। इसकी पुस्तक का नाम है ला हेनरिएड है तथा लेटर फिलोसफिकस क्या है इसकी पुस्तक है। और साथ ही साथ क्या है कहता है, यह क्या था कि इसने अपनी रचना में कहा कि क्या होना चाहिए कि चर्च क्या जो गिरजा है, गिरजाघर को क्या करना चाहिए, एकदम से नष्ट कर देना चाहिए। यह क्या था बहुत ज़्यादा क्या इसका इसकी जो रचना थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा उग्र थी, या बहुत ज़्यादा क्या थी कि हिंसात्मक थी। इसलिए इसको क्या किया गया कि देश से बाहर निकालने का इसको दंड सुना जाता है। इसको क्या है कि देश छोड़कर जाना पड़ता है। तो याद रहे इसका क्या है, तो कहता है इसका जन्म क्या है 1694 में हुआ था। इसने भी अपनी पुस्तक में क्या किया था, राज एवं चर्च की आलोचना की थी। इसकी प्रमुख रचना ला हेनरिएट तथा लेटर फिलोसफिकस थी। कहता है यह निरंकुश राजतंत्र का क्या था, कठोर समर्थक था। वह चाहता था कि फ्रांस का राजा शेर जैसा हो या सिंह जैसा हो, जिससे हर कोई डरता हो। उसने चर्च को नष्ट करने की बात भी अपनी रचना में क्या है कहा था। इसके कारण से क्या है देश से निकाल दिया जाता है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1778 में हुई थी। लेकिन इतना आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछ सकता है रचना कौन सा है, इस सबको नोट करते जाइएगा सभी आदमी। अब अगला जो है रूसो, ये क्या है, रूसो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी सवाल होगा कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक क्या है, दार्शनिक या रूसो के योगदान के बारे में लिखे। तो रूसो क्या थे कि फ्रांस के उस समय के सबसे बड़े क्या थे, दार्शनिक थे। क्या है दार्शनिक, मतलब दूर की सोचने वाले। उन्होंने सबसे पहले अपनी रचनाओं में क्या किया, उन्होंने अपनी रचनाओं में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में लिखा और उसका क्या किया था, समर्थन किया था। उनकी एक बात थी जो सबसे ज़्यादा क्या थी कि रूस में मतलब फ्रांस में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य है वह क्या होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, पर वह आज क्या है कि हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसने यह भी कहा था कि जनता क्या होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, और राजा को भी क्या चाहिए कि जनता के हित में काम करना चाहिए। तो यह रूसो का क्या है कि अब रूसो के जो बात थे, विचार थे, उससे क्या है कि पूरे फ्रांस में क्या है, पूरे फ्रांस में जो क्रांति की जो ज्वालामुखी थी वो क्या होती है, विस्फोट हो जाती है। लोग राजा के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर देते हैं। उनकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है द सोशल, क्या है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, ये है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रहे 1762 में हुआ था। क्या है 1762 में
हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए इनका जन्म क्या है 1712 में हुआ, तो मृत्यु की हुई थी तो 1778 के आसपास इनकी मृत्यु हुई है। एक और चीज़ है कि इनका पूरा नाम क्या है? जियो जाक। क्या है? जियो जाक रूसो है। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, कहता है इनका जन्म 1712 में हुआ था, इनका पूरा नाम जियो जाक रूसो था। रूसो उस समय के फ्रांस के सबसे बड़े क्या थे? दार्शनिक थे। अपनी पुस्तक एमिली, क्या है? एमिली का में जिक्र उतना नहीं है और एमिली के उतना नहीं है, और दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया था? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का क्या किया था? उन्होंने समर्थन किया था। सोचिए कि उस समय राजतंत्र में किसी आदमी ने लोकतंत्र के बारे में कहा था। जैसे आप सोच लीजिए कि अभी रूस में क्या है, भले चाइना में क्या है कि लोकतंत्र का जैसे समर्थन किया था उसको गोली मार दिया जाता है। कहता है रूसो ने कहा था कि मनुष्य क्या होते? स्वतंत्र पैदा होता है, पर वो आज हर जगह क्या है? जंजीरों से जकड़ा हुआ था। रूसो ने सबसे पहले अपनी रचना में जनता को सबसे शक्तिशाली कहा था और लिखा है कि राजा को क्या चाहिए? प्रजा के हित में काम करना चाहिए। अब पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है तत्कालीन कारण। एक बात और है, अब पढ़ेंगे इसके बारे में, तत्कालीन कारण के बारे में। कहता है फ्रांस की क्रांति के तत्कालीन कारण। क्या था कि फ्रांस में क्या ऐसा चीज रहा कि जिसके कारण उस समय क्या है? क्रांति भड़की होगी। पहले से तो क्रांति की तैयारी हो ही रही थी, लेकिन कुछ ऐसा भी कारण था जिसने तत्काल क्या है? क्रांति को बढ़ावा दे देता है। तो उसका कारण क्या होता है? वहाँ का राजा होता है, क्या है? जो लुई 16 है वह राजा है, जो क्या है? जिसके कारण क्या है? तत्कालीन कारण था कि इसमें फ्रांस में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। कहा जाता है कि अगर लुई 16 की जगह और कोई दूसरा राजा होता जो थोड़ा ताकतवर होता, थोड़ा सोचने वाला होता, तो वह क्रांति उस समय नहीं हुई होती। इसका रीज़न क्या था कि जब फ्रांस में क्या था कि जब विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, देश में आय व्यय पूरा सा घट गया था, लोगों में असंतोष था, उस समय लुई 16 क्या होता है? मात्र 20 वर्ष की उम्र में क्या बनता है? फ्रांस का राजा बनता है। जिसे क्या है? जो अविवेकी है, जो नासमझ है जिसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं जिसके पास अनुभव नहीं है। जो लुई 16 है उसके पास प्रशासन करने का, क्या शासन करने का कोई अनुभव नहीं होता है, कोई निर्णय लेने की पूरी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह क्या है? पूरी तरह से मंत्रियों पर निर्भर रहता है। उसका पूरा जो समय है वो भोग विलास में बीतता है। जो क्या है? बरसराय, क्या है? जो पेरिस में क्या है? पेरिस से दूर एक बरसराय का महल होता है, जो शीश महल है, उसमें वो अपनी पत्नी, जो जिसका नाम क्या होती है? जो लुई 16 की पत्नी है उसका नाम एंतियानेट थी, जो क्या है कि पूरे फ्रांस में अपनी फिजूल खर्ची के लिए क्या होती है? पूरी विख्यात होती है। सोचिए कि जिस देश में आमदनी घट रहा है उसका राजा 200-400 नौकर को अपने पास रखता है, उसकी पत्नी पूरी मतलब खर्च करने में पूरी महारत हासिल की है। जो इस देश में लोग पाव रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, वहाँ का राजा बड़ा सा शीश महल का निर्माण कर रह रहा है। तो वो क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे क्रांति की शुरुआत होनी तो क्या है? एकदम साधारण से तय रहेगी ही। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे या तो स्टेट्स जनरल का जो मीटिंग होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अभी पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास ठीक लग रहा होगा।